तो दोस्तों अभी अपन पढ़ेंगे अध्याय नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न रूप है तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ऊर्जा का स्रोत क्या करता है? एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। अब ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को बनाने के लिए और उद्योग एवं कृषि कार्य में। ऊर्जा के उत्तम स्रोत के क्या लक्षण होते देखिए। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी कि उच्च कैलोरीफिक वैल्यू हो उसकी, सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, आसानी से मिल जाए, अपने को सस्ता मिले, भंडारण तथा परिवहन में आसानी हो, लाने ले जाने में आसानी हो, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करे। तो ये ऊर्जा के स्रोत के उत्तम लक्षण होते हैं। अपन बात करते हैं ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं? देखिए, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है ईंधन कहलाता है। अच्छे ईंधन के गुण क्या है? उच्च कैलोरीफिक वैल्यू, अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले, भंडारण व परिवहन में आसानी हो। अपन बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत की। ऊर्जा के स्रोत देखिए, पारंपरिक स्रोत होते हैं और एक वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं। पारंपरिक स्रोत में देखो जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा या बायोमास और पवन ऊर्जा, ये सब पारंपरिक स्रोत के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म ईंधन क्वेश्चन आ सकता है कि पारंपरिक स्रोत के दो उदाहरण दो। जीवाश्म ईंधन है कोयला पेट्रोलियम, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा और पवन ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोत में सौर ऊर्जा, सौर कुकर और सौर पैनल, समुद्र से ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। फिर अपन बात करते हैं आगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में। ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, बायोमास। अब देखिए जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ईंधन कौन सा है? देखो कोयला, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म से प्राप्त जो ईंधन है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन होता है, सीमित भंडारण होता है, अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। अनवीकरणीय का मतलब एक बार खत्म हो गए तो वापस बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बना रहेगा। वर्तमान दर से अगर अपन खर्च करेंगे कोयले को तो ये 250 वर्षों तक रहेगा। उसके बाद कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण और हानियाँ। देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर ये क्या बनाते हैं? HNO3, सल्फर बनाता है H2SO4, जो वर्षा में मिलके अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। फिर उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। देखिए, जीवाश्म ईंधन से जो उत्पन्न जो प्रदूषण है उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करके। देखो, तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है? जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोयले और तेल आसानी से मिल जाता है, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सके। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। अब देखिए जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है, क्योंकि जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। लाभ क्या है? देखो, पर्यावरण को कोई हानि नहीं। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बांध के निर्माणों से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाता है।
हानियाँ क्या है? देखो हानियाँ क्या है, तो बांधों के निर्माण से कृषि योग्य जो भूमि है, मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थिति में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होता है, जो मीथेन गैस का उत्पन्न होना जो कि ग्रीन हाउस गैस है। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या होती है। चित्र में दिखाया गया है कि बांध से कैसे बिजली बनाई जाती है। देखो ये बांध है, यह जल कपाट होता है, इसको जब कपाट को खोला जाता है तब यहाँ पानी आता है और ये टरबाइन लगा होता है, ये टरबाइन घूमता है जिससे जनित्र में जो कुंडली है वो घूमती है। इससे क्या होता है कि लाइट यानी कि बिजली उत्पन्न होती है। बात करते हैं आगे, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, जैव मात्रा, बायोमास, कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि, इनको क्या कहते हैं? बायोमास। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हानियाँ क्या है? जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं। देखो हानियाँ, जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं, अधिक ऊष्मा नहीं देते हैं, अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। चारकोल, लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। तो चारकोल कैसे बनाया जाता है? लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाते हैं तो चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। गोबर के उपले जैव मात्रा का एक रूप है परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियाँ है। बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख बनती है गोबर से, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता एवं उत्तम ईंधन बन जाता है। बायोमास, गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। आगे देखते हैं, ये देखो संपाचित्र यानी डाइजेस्टर, निर्गम टंकी, ये गैस टंकी, ये उर्वरक, ये करदम, ये मिट्टी। अब बायोगैस के लाभ की बात करते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मेथेन गैस होती है, धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अवशिष्ट शेष नहीं बचता, तापन क्षमता का उच्च होना। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। संयंत्र में शेष बची स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय है। अब देखो पवन ऊर्जा, सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। जल को कुएं से खींचने में, अनाज चक्कियों के चलाने में, टरबाइन को घुमाने में जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। पवन चक्की चलाने हेतु पवन की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पवन ऊर्जा के लाभ, पर्यावरण हितैषी है, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत नहीं होती है। पवन ऊर्जा की सीमाएं, अब देखो सीमाएं क्या है इसमें। सीमाओं में पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन की आपूर्ति होनी चाहिए। अत्यधिक प्रारंभिक लागत आती है, पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होती है। डेनमार्क को पवनों का क्या कहते हैं? देश कहते हैं डेनमार्क को। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है, डेनमार्क प्रथम स्थान पे। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है।
जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 380 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। गैर परंपरागत स्रोत, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता के कारण जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग करते हैं तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिससे कि वे लंबे समय तक चल सके, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग किया जाता है, पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए। सौर ऊर्जा, देखो सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? 1.4 किलो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, ठीक है, या इसको 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। सौर ऊर्जा युक्तियाँ देखो, सौर कुकर, सौर जलतापक और सौर सेल। सौर कुकर और सौर जलतापक सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। सौर तापक युक्तियों में क्या होता है? काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, इसमें काला पृष्ठ होता है, अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पण तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधागर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। बॉक्स रूपी सौर कुकर, देखो बॉक्स रूपी सौर कुकर ये रहा, ये रहा। ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। पहले तो काला पेंट करते हैं अंदर, बॉक्स को कांच की शीट से ढक लेते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स में उच्च ताप बना सके। 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप 100 से 140 डिग्री तक हो जाता है। लाभ, कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत होती है, प्रदूषण नहीं फैलता, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। हानियाँ, रात के समय सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता। बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, सूर्य का प्रकाश नहीं होता। सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि यह उसके दर्पण पर सीधा पड़े। तलने व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं कर सकते हैं। सौर सेल, अब देखिए सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक प्ररूपी सौर सेल 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट देता है, जो लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। बहुत सारे सौर सेल एक साथ संयोजित करते हैं तो सौर पैनल कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए सोलर सेल। लाभ क्या है इसकी और हानि क्या है? कोई गतिमान ऊर्जा नहीं होता, प्रचलन और रखरखाव की लागत अत्यंत कम, बिना किसी फॉक्सन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य, सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाना और पर्यावरण हितैषी है, ये तो लाभ है। हानियाँ क्या है? उत्पादन की प्रक्रिया थोड़ी महंगी है, विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित होती है, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है। सौर सेल के उपयोग, मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग किया होता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र यानी कैलकुलेटर में तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग होता है। समुद्रों से ऊर्जा, देखो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा, 3 प्रकार की ऊर्जा। अब अपन बात करते हैं देखो ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। तरंग ऊर्जा, समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। महासागरीय ऊर्जा, ताप में अंतर का उपयोग, पृष्ठ जल तथा गहराई जल में ताप का अंतर, पृष्ठ पर ताप अलग होता है, गहराई में ताप अलग होता है, इसलिए महासागरीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र ओटेक का पूरा नाम है सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। द्रवों की वाष्प जनित्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। अमोनिया को उबाला जाता है जिससे वाष्प बनती है और ये टरबाइन को घुमाती है।
ओटेक याद रखना है। हानियाँ, बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित है। तरंग ऊर्जा की हानियाँ, तरंग ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग वही संभव है जहाँ तरंगें अत्यंत प्रबल हो। महासागरीय ऊर्जा की हानियाँ, महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्वक व्यापारिक दोहन अत्यंत कठिन होता है। भूतापीय ऊर्जा, भू का अर्थ धरती, ताप का अर्थ उष्मा। पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न करता है। गर्म स्थलों के संपर्क में आकर जल क्या बन जाता है? भाप। जब यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाता है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है और विद्युत उत्पन्न करती है। इसके लाभ, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं, प्रदूषण नहीं होता। हानियाँ, भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुँचाना मुश्किल है, महंगा होता है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। पवनों का देश तो कौन सा? डेनमार्क। पवनों का देश तो कौन सा? डेनमार्क, ठीक है। और भूतापीय ऊर्जा न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा दो प्रकार की विक्रिया के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, एक तो नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। बात करते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन का अर्थ टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह होता है। बात करते कार्यशैली। नाभिकीय संयंत्रों में नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला विक्रिया का एक भाग होता है, अपने आप टूटते रहते हैं, जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र देखो, तारापुर का है महाराष्ट्र, एक लाइन में आंसर रिक्त स्थान में पूछ सकता है या वन लाइन में पूछ सकता है, अति लघुतरात्मक में। राणा प्रताप सागर का है राजस्थान में। कलपक्कम का है तमिलनाडु में। नरोरा नाभिकीय संयंत्र का है उत्तर प्रदेश में, ये नरोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। काकरापार का है गुजरात और केगा का है कर्नाटक। वापस देखो, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर है राजस्थान में, कलपक्कम है तमिलनाडु, नरोरा है उत्तर प्रदेश, काकरापार है गुजरात और केगा का है कर्नाटक में। अब नाभिकीय संलयन की बात करते हैं। दो हल्के नाभिक सामान्यतः जो हाइड्रोजन के जोड़कर एक भारी नाभिक यानी हीलियम बनाना, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो, नाभिकीय संलयन कहलाती। इसमें तो वो नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिकों से भारी नाभिक बनाया जाता है, जिसमें क्या होती है अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दो नाभिक और ये बना भारी नाभिक। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन, ना कि नाभिकीय विखंडन, ठीक है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। देखो लाभ, नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती है, ये तो लाभ है। हानियाँ क्या देखिए, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत आती है। नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है। नाभिकीय अपशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की व्यवस्था में पर्यावरण संदूषण का खतरा होता है। यूरेनियम की सीमित मात्रा उपलब्ध है इसलिए। अब देखो पर्यावरण विषयक सरोकार, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अधिक प्रयोग करने से वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः हमें ऐसे ऊर्जा का स्रोत का ध्यान रखना चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, सस्ता हो, प्रदूषण मुक्त हो तथा ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता हो। दूसरे शब्दों में ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि कोई स्रोत दूसरे स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। अब बात करते हैं आगे उदाहरण। सौर सेल का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त है, परंतु यह हो सकता है कि युक्ति के संयोजन में पर्यावरण क्षति हुई हो। जैसे जो भी इसमें जो पार्ट्स लगाए गए उनको लाने में तो पर्यावरण प्रदूषण तो हुआ ही हो, पर्यावरण की क्षति हुई होगी कहीं ना कहीं। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? अब देखिए ऊर्जा स्रोत, एक तो होता है अनवीकरणीय स्रोत और एक होता है नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत वे जिसे जो किसी न किसी दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल। अनवीकरणीय यानी जो जिसको बार बार बनाया नहीं जा सकता। नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है तथा ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते, जैसे पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। इस प्रकार आपका
ये पार्ट हो गया पूरा। अपन पार्ट आगे बात करते हैं, पार्ट नंबर 14 15 की। दोस्तों अभी अपन पढ़ेंगे चैप्टर 15 के बारे में, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो देखो पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रहती है। सभी जैविक तथा अजैविक घटक इसमें शामिल होते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से क्या बनता है? पारितंत्र। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनता है। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है व समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। अपन बात करते हैं पारितंत्र की और इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो परिभाषा देखो, एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैव घटक यानी सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैविक घटक में कौन आ गए? जैसे कि पेड़ पौधे, ये फिर मानव मनुष्य वगैरह, ये जितने भी जीव जंतु वो। अजैविक घटक में कौन आ गए? मृदा है, वायु है, जल है। इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। तो देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे जंगल, सागर, ये झील, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, जलाशय और बगीचा। अब देखो पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक में हवा, जल और भूमि, जैविक में पौधे और जानवर। अब देखो पौधे और जैविक घटक में क्या होता है? देखो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। उत्पादक कौन कौन? शाकाहारी और उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो भोजन का उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता जो इसका उपभोग करते हैं। तो देखो उपभोक्ता कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी जो केवल साग सब्जियाँ खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो सभी खाते हैं, परजीवी जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब देखिए आगे अजैविक घटक। तो सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक, सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। एक तो उत्पादक, देखो जैविक घटकों को उत्पादक और उपभोक्ता में बांटा। देखो उत्पादक, सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? उत्पादक। उपभोक्ता क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अब देखो उपभोक्ता को निम्न प्रकार से बांटा जाता है। उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, पौधे पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरण। मांसाहारी, मांस खाने वाले जैसे शेर और मगरमच्छ। सर्वाहारी, पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा, मनुष्य। परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले जैसे जू और अमरबिल। अब घटक की बात करते हैं। अब घटक क्या होता है? देखो अब घटक फफूंदी व जीवाणु जो मरे हुए जीव पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अब घटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। बात करते हैं आहार श्रृंखला की। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण, घास को कौन खाता है? हिरण। और हिरण को कौन खाता है? शेर। ये एक आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। अब देखिए हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का खाली 1% भाग अवशोषित करते हैं। 10% का नियम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है 10% का नियम। तो देखिए 10% का नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग की जाती है। जैसे कि 1000
तो 1000 का 10% कितना, 1000 का 10% आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो 1000 जूल से अगले जानवर में जो ऊर्जा स्थानांतरित होगी, जैसे पहले जानवर ने क्या खाया, पौधा खाया, अब जो दूसरा है वो उस जानवर को खाएगा, तो इसने जैसे मान लो 1000 जूल ऊर्जा ली, तो आगे जो ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी वो 1000 का 10% कितना, 100 जूल आगे ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी, बाकी 90% इसमें इसके जैविक कार्य में खर्च हो जाएगी। अब देखो, उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। क्यों, क्योंकि 1000 से 10 तो कितना 100, 100 से 10 कितना 10, और 10 से आगे कितना 10%, एक भी नहीं, 10 का 10% कितना 1, और 1 का 10% कितना 0.01। तो इसका मतलब 3 अथवा 4 चरण ही उपलब्ध हो पाते, आहार श्रृंखला के 3 या 4 चरण ही होते हैं, क्योंकि इससे आगे ऊर्जा बहुत कम मात्रा में जाती है। तो बात करते हैं आगे, पोषी स्तर। देखो, उत्पादक जैसे मान लो 1000 जूल, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कितनी पहुंची, 100 जूल, 100 किलो जूल। तो द्वितीयक उपभोक्ता में इसका 10%, 10 किलो जूल, कितना पहुंचा 10 किलो जूल। तो तृतीय उपभोक्ता में खाली 1 किलो जूल पहुंचती है। और फिर आगे अगर चतुर्थ उपभोक्ता की बात करते हैं, इसका 1/में कितना 10%, कितना 0.1 किलो जूल आगे पहुंचेगी, जो बहुत कम ऊर्जा होगी। अब देखो आगे, जैव संवर्धन क्या है। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। आहार श्रृंखला में हानिकारक जो रसायन की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ये जाते हैं ना, हानिकारक पदार्थ रसायन, तो इनमें वृद्धि होना, इसको क्या कहते हैं, जैव संवर्धन। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। आहार जाल क्या है। आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक आहार जाल का रूप धारण कर लेती है, इसे आहार जाल कहते हैं। जैसे देखो, ये पूरी आहार जाल है, क्या है, आहार जाल। जैसे कि पौधा है, तो पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, ठीक है। पौधे को चूहा भी खाता है, पौधे को तिलचट्टा भी खाता है, चूहे को चील खाता है, चूहे को सांप भी खाता है, तिलचट्टे को मेंढक खाता है। इस प्रकार ये पूरा आहार जाल बनाते हैं, और एक ही लेवल की बात करते हैं, ये आहार श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, और हमारी गतिविधियाँ भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से ये जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ज़मीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है, अगर ये ज़मीनी स्तर पर आए तो ओजोन एक जहर के रूप में काम करती है। देखो, ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। तो O2 और पराबैंगनी विकिरण, ये किसको O और O अणु में तोड़ देता है, और ये O2 वापस O अणु के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, O3 का निर्माण करता है। अब ओजोन परत का ह्रास। देखो, ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना गया। तो 1985 ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। ओजोन की परत के ह्रास का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का नाम क्या है, संयुक्त यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्व अनुमति बनी कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया। अब देखो आगे, कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है, जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे फल, सब्जियाँ, छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि, इनको सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों का कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट।
सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियाँ कौन कौन सी है? देखिए, जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नलिखित पदार्थ इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जाता है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है। मिट्टी के द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। पुनर्चक्रण, अजैव निम्नलिखित पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाता है। आगे देखिए, पुनः उपयोग एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया आपके पूरा। अब अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 16। दोस्तों, अभी अपन चैप्टर नंबर 16 के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दी है और जीवों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव, जीवन वन आदि, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार देखो, समाप्य संसाधन होते हैं और असमाप्य। ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, समाप्त हो सकते हैं, ये समाप्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। असमाप्य संसाधन ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होंगे, जैसे वायु। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण न हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। अब देखो, गंगा कार्य परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है गंगा कार्य। यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया है। आगे बात करते हैं जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक होते हैं। जल का पीएच जो आसानी से सार सूचक की मदद से मापा जा सकता है। जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु, देखो जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु का पाया जाता है जो मानव की आंत में पाया जाता है कि उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। अगर कॉलीफॉर्म जीवाणु जल में है, इसका मतलब है कि जल क्या है, प्रदूषित है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर, देखो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर, 3 आर, रिड्यूस यानी कम उपयोग, फिर ये पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल और पुनः उपयोग यानी रीयूज। ये पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर है। देखो, तो कम उपयोग यानी जब आवश्यकता न हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद करना, टपकते नल को ठीक करना, आहार और भोजन को न फेंकना, ये कम उपयोग यानी कम से कम उपयोग, जितना आवश्यकता हो उतना उपयोग करना। पुनर्चक्रण यानी कि कूड़े से पुनर्चक्रण, देखो पुनर्चक्रण कूड़े से पुनर्चक्रण हो जाने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बनाई जा सकती है, इसको पुनर्चक्रण यानी दूसरा कुछ बनाना। पुनः उपयोग यानी चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करना। बात करते हैं आगे, पुनः इस्तेमाल या उपयोग पुनर्चक्रण से बेहतर है क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। समपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती। प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो। अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन उचित होना चाहिए। अब देखो, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण। वन जैव विविधता के तप्त स्थल है, तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन है, वन। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है क्योंकि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व यानी इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट हो जाता है। जैव विविधता, देखो जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या है, जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। तो तप्त स्थल क्या होता है, तप्त स्थल होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ अनेक प्रकार की समुदाय पाई जाती। दावेदार, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज़ पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार होते हैं। दावेदार यानी वनों पर उनकी निर्भरता। अब देखो, स्थानीय लोग, वनों पर किन किन की निर्भरता, स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित। सरकारी वन विभाग, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। उद्योगपति, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। वन्य जीव एवं प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई। खेजड़ी वृक्ष, अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव खेजड़ी
में वृक्षों को, खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। 1731 363 लोग, खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ली गांव, राजस्थान का जोधपुर। ठीक है, अब देखो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन गढ़वाल के रैनी नामक गांव में, वहाँ की महिला उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई। ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक दिया गया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने शहीद हुए साल के वृक्षों को अराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। ये सभी उदाहरण हैं। सभी के लिए जल। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए एक जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। बांध में जल संग्रहण काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। बात करते हैं, कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, जैसे टेहरी। टेहरी का है नदी भागीरथी यानी गंगा। टेहरी बांध किस पे बना है? गंगा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस पे बना है? नर्मदा नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस पे बना है? सतलुज नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांधों के लाभ, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, विद्युत उत्पादन करना, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना, ये बांधों के लाभ है। बांधों से क्या हानियाँ हो सकती है? तो सामाजिक समस्या, बड़ी संख्या में किसान आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। पर्यावरणीय समस्या, वनों का क्षय होता है, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। आगे देखिए, आर्थिक समस्या, जनता का अत्यधिक धन लगता है, उस अनुपात में लाभ नहीं मिलता है। जल संग्रहण, इसका मुख्य उद्देश्य भूमि व जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना है। वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके भी है, देखिए कौन कौन से। तो ये तरीके हैं, इनको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न ही इस पार्ट में से बनेगा। तो देखिए तकनीक, और अपन बात करते हैं राज्य। तो खादीन यानी जो बड़े पात्र या नाड़ी कापे होते हैं राजस्थान में होते। बंधारस एवं ताल ये कापे है महाराष्ट्र में। ये खादीन, नाड़ी और बड़े पात्र का है राजस्थान में। बंधारस एवं ताल कापे महाराष्ट्र में। बंथिस कापे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आहार या पाइन कापे पाए जाते हैं बिहार में। और एरिस तकनीक का पाई जाती है तमिलनाडु में। कुल्ल का पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। और बावड़ी का पाई जाती है दिल्ली में, इनको बावड़ी बोला जाता है। ठीक है, जल संग्रहण के ये तरीके होते हैं। वापस देख लो एक बार। खाड़ीन, बड़े पात्र, नाड़ी राजस्थान में। बंधारस एवं ताल कापे, इसका नाम क्या है महाराष्ट्र में। बंथिस कापे बोला जाता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आहार या पाइन कापे बोला जाता है बिहार में, ये पाइन। और एरिस का बोला जाता है तमिलनाडु में। कुल्ल का बोला जाता है हिमाचल प्रदेश और बावड़ी का बोला जाता है दिल्ली में। अब अपन बात करते हैं आगे, भूम जल के रूप में संरक्षण के लाभ। पानी का वाष्पीकरण नहीं होना, ये कुओं को भरता है, पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जन्म की समस्या नहीं होती, ये जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है। कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। निर्माण, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं। बात करते हैं कोयला और पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कोयला वर्तमान दर से अगर प्रयोग करने लगे तो 200 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल लगभग 40 वर्षों तक ही मिलेगा। अब आगे बात करते हैं अपन जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। वायु प्रदूषण, कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। बीमारियाँ, यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कई रोग, दमा, खांसी का कारण बनते हैं। वैश्विक उष्णता, देखो जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2 गैसें उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस और वैश्विक उष्णता उत्पन्न करती है। अब देखिए, जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाप्य और सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है और कई वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय, जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा उन्हें बंद कर दे, स्विच बंद कर दे। घरों में CFL का उपयोग करें, घरों बिजली की बचत करें। निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का प्रयोग करें। जहाँ हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करें। इस प्रकार ये आपका ये पार्ट हो गया पूरा।